चलिए देखिए, कल तो हो नहीं पाया था, पी ब्लॉक एलिमेंट्स ही करेंगे। वॉइस आ रही है? हाँ भाई आ जाओ, कहाँ पे हो? चलो देखो एक बार वॉइस बता सकते हो आप लोग, वॉइस क्लियर आ रही है क्या? वॉइस आ रही है क्लियर? एक बार कोई बच्चा बताएगा? हाँ जी, वॉइस आ रही है आपको? चलिए देखिए, लगता है अभी कोई है नहीं स्टूडेंट। हाँ भाई एक बार चेक करके बताओगे, वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को मेरी? अब भाई आप लोगों से ही पूछना पड़ता है क्योंकि आप लोग ही हो जो भी हो। एक बार वॉइस तो क्लियर कर दो मुझे, फिर शुरू करें। वॉइस आ रही है क्लियर? मेरे इस फ़ोन में तो सुनाई नहीं देता है। चलो चलते हैं, ठीक है, पी ब्लॉक करते हैं। हाँ साक्षी, गुड इवनिंग। एक बार चेक करके बताना साक्षी, वॉइस क्लियर आ रही है क्या? वॉइस का एक बार थोड़ा सा बता दिया करो, वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब देखो, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कर रहे थे। एक दो आ जाओ भाई, थोड़ा सा बांट लेते हैं ज्ञान को, ठीक है। एक आध बच्चा आ रहा है, प्रांजलि गुड इवनिंग। एक आध बच्चा और आ जाओ भाई, थोड़ा ज्ञान ज्ञान बढ़ जाएगा तो थोड़ा और लोगों में भी हो जाना चाहिए। चलो शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो देखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स चल रहे थे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग कर रहे थे ग्रुप 15 से लेकर के पहले 18, ठीक है। देखिए हम लोग नाइट्रोजन वाली फैमिली में चल रहे थे, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब्बे के। अब मैं इस पे आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, शुरुआत हम अभी करेंगे, इसके आगे जितना मैंने करा दिया उसके ही क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। आप लोगों को ये बताना है इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। बताइए इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? हाँ देखिए, बताइए इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। क्वेश्चन जरूर पूछूंगा मैं आपसे, करा दिया है तो फिर दोबारा क्वेश्चन पूछूंगा ताकि आपको थोड़ा सा ये आइडिया लग जाए कि अच्छा ये बार बार हम करेंगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा होगा आप लोगों ने, थोड़ा सा क्या लर्निंग प्रोसेस है ना, इसलिए। तो कौन बच्चा बता रहा है इसमें, बताओ। इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? अभी नहीं बता रहे हो, चलो मैं एक बार बता देता हूँ। देखो
बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लगाते हैं हम लोग, तो सबसे पहले होगा मॉलिक्यूलर मास इस पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले आपने ये लेने दोनों, अगर बिस्मिथ दे रखा है तो। उसके बाद ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर बेस्ड है, फिर फर्स्ट ले लेना है। उसके बाद हमने उस दिन देखा था कि डाउन द ग्रुप चलने पर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन हैं, जैसे कि मान लीजिए इनके बाद यही होने वाला था, ऐसे करके होना चाहिए था ऑर्डर, तो देश 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 देश, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ तो हमने मॉलिकुलर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस कंसीडर कर लिए, लेकिन यहाँ पर डोमिनेंसी किसने दिखा दी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने। तो पहले हो गया 5, फिर हो गया 4 एंड 1 एंड ये आ गया 3 एंड आ गया 2। तो ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट उसका होता है बिस्मिथ का। अगर बिस्मिथ नहीं दे रखा है उस कंडीशन में आप इसको लोगे। तो चलो फिर इसी में एक बार आप मेल्टिंग पॉइंट बता दीजिए इसी क्वेश्चन में। हाँ बिल्कुल सही है, 5 4 1 3 2, ठीक है। एक बार मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा इसमें, कौन बच्चा बता रहा है, इसमें मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा बताओ। इन्हीं में से 1 2 3 4 5 में से इसको हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए। मेल्टिंग पॉइंट में इसमें एक्चुअली में दे रखा नहीं होता है, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होना है ना, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, इसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं मेजर करते हैं। अब इसमें बताओ आप लोग मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए अगर इसमें मेल्टिंग पॉइंट की बात करें हम लोग, तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट का ही ज़्यादा होता है अमोनिया का, उसके बाद वही 4 3 एंड 2, ठीक है। अब इसमें और क्या क्वेश्चन आ सकता है आपसे, बॉन्ड एंगल। ध्यान रखिएगा ये एक कॉन्सेप्ट है, मैंने केमिकल बॉन्डिंग में बताया था आप लोगों को, और दोबारा से बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, हमारे पास ये सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर डिक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप, तो बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पर सेंट्रल एटम चेंज हो रहा है, देखा होगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन अगर सराउंडिंग एटम का आ गया, जिसमें कि सराउंडिंग एटम चेंज होता हो, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक दिस, अगर ये सराउंडिंग का क्वेश्चन आ गया, समझ रहे हो आप लोग, तो फिर कैसे चेक करेंगे। तो फिर अब देख रहे हो सेंट्रल एटम तो फिक्स है, सेंट्रल एटम चेंज नहीं हो रहा है, सराउंडिंग एटम चेंज हो रहे हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिसकी कम होगी उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। लेकिन इस केस में देख रहे हो कि इसमें सेंट्रल एटम पे देखेंगे, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती जाती है, जिसकी वजह से उसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता जाता है। ऑलवेज रिमेंबर। एक चीज और, मान लीजिए कहीं पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ना आए, जैसे इसमें तो 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, सब में 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो मान लीजिए कि अगर कहीं पे हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि जिसमें लोन पेयर ही इलेक्ट्रॉन ना हो, और उसमें आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा, तो इनकी बॉन्ड एंगल नियरली सेम होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर लाइक दिस। दूसरा क्वेश्चन बोल देता हूं आपको, ठीक है। तो इनके बॉन्ड एंगल नियरली सेम होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उसी में ये कंडीशन देखी जाती है, डाउन द ग्रुप और सेंट्रल एटम का चेंज हो रहा है या सराउंडिंग एटम का, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें एक क्वेश्चन और पूछूंगा आपसे, अभी क्वेश्चन पूछता रहूँगा, जिससे मान लीजिए जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें एग्जामिनर बना सकता है, वो क्वेश्चन यहीं डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी इसमें पूछेगा बॉन्ड डिस्टेंस। अब बॉन्ड डिस्टेंस किसकी पूछ रहा है, वो EH की बात करेगा आपसे, बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस ऑफ EH। E का मतलब हो गया एलिमेंट और H के साथ हो गया। तो बताओ फिर बॉन्ड डिस्टेंस कैसे होगी। तो क्या होगा कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता जाएगा, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज इंक्रीज करता जाएगा, तो उसका जो समझ रहे हो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती जाएगी, जिसकी वजह से बॉन्ड डिस्टेंस इंक्रीज करती जाएगी। तो अगर मान लीजिए इसमें आप लोग बॉन्ड डिस्टेंस का केस देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये थे हमारे पास जो हम लास्ट क्लास में कर रहे थे, यानी कल नहीं हुई थी क्योंकि नेटवर्क इशू था।
लेकिन फिर भी हमने यहाँ तक कर लिया था। ठीक है, अब इसके आगे वाली बात करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन, अब देखिए हैलोजेंस की अगर हम लोग बात करें तो हैलोजेंस के केस में क्या होता है कि इसमें 2 टाइप के हैलाइड्स बनते हैं। एक तो हमें मालूम है भाई इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है -3 या +3 और एक +5 है, तो उसके केस में हमारे पास 2 टाइप के हैलाइड बनेंगे, एक तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से और एक कौन सा होगा 5 ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से। अब अगर हम बात करें इसके हैलाइड बनाने की तो देखो इसमें नाइट्रोजन के हैलाइड्स को छोड़ करके न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, नाइट्रोजन के हैलाइड को छोड़ करके बाकी सारे स्टेबल होते हैं, ध्यान रखिएगा, जबकि इसका स्टेबल नहीं होता ट्राई हैलाइड। तो फिर आपसे एक क्वेश्चन अलग बनेगा कि बताओ एक ही नाइट्रोजन का ऐसा हैलाइड होता है जो स्टेबल होता है, अब वो कौन सा है वो देख करके बताओ। मान लीजिए आपके एग्जाम में ये आ गया कि कौन सा नाइट्रोजन का हैलाइड जो होगा वो स्टेबल होगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। इसके ट्राई हैलाइड्स जो हैं नाइट्रोजन को छोड़ करके बाकी के ट्राई हैलाइड स्टेबल होते हैं इसको छोड़ करके, लेकिन इसमें भी एक स्टेबल होता है, दैट विल बी द NF3। अब ये पेंटा हैलाइड्स बनाता नहीं है, रीजन आपको पता होना चाहिए कौन सा, एब्सेंस ऑफ बेकेन डी ऑर्बिटल। तो ये हमारे को पता होना चाहिए कि NF3 जो है वो स्टेबल होगा, बाकी नाइट्रोजन का ट्राई हैलाइड भी स्टेबल नहीं होता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम इसके केस में। जैसे मान लो अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि इन दोनों में से मोर कोवलेंट कौन सा है, तो फजान रूल अप्लाई करोगे। एक चीज़ और है, 99% केसेस में वो सही होता है कि जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होती है, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होती है उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है और उसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। मैंने क्या कहा 99%, 100% नहीं, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आपको कराने वाला हूँ जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर कम होते हुए भी उसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो वो केवल कुछ ही केस हैं जो हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आप ऐसे आ जाइए कि एक इस पे कितनी ऑक्सीडेशन नंबर है +5 और इसकी कितनी ऑक्सीडेशन नंबर है +3। तो इसमें से अगर कंपैरिजन किया जाए तो स्मॉल साइज कैटाइन इसका हो जाएगा। सारे बच्चे जानते हैं जितना ज़्यादा पॉजिटिव लगा होगा किसी पे उसका स्मॉल साइज होता है, तो स्मॉल साइज कैटाइन, ठीक है। तो ये कोवलेंट हो गया। अब कोवलेंट हो गया तो जानते ही हो एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। अब अगर हम बात करें इसके हैलाइड्स की, तो ये कोवलेंट कैरेक्टर आपको समझ में आ गया। नाइट्रोजन का कौन सा स्टेबल होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए अगर मैं इसमें से ही कोई क्वेश्चन आपको दे दूं और पूछूं बताओ कौन सा कोवलेंट है या कौन सा आयोनिक है, तो आप लोग बता सकते हो। अब इसमें फजान रूल लगा लीजिए, डाउन द ग्रुप चलने पे साइज इंक्रीज होता है, तो स्मॉल साइज कैटाइन, लार्ज साइज एनाइन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो यहाँ कैटाइन का काम नाइट्रोजन करेगा। तो ये क्या हो गया, ये कोवलेंट हो गया। तो इसमें जो बिस्मिथ है वो क्या होने वाला है, आयोनिक। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब थोड़ा आगे करते हैं बात। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है। अब अगर मेटेलिक की कैरेक्टर की बात करें तो मेटेलिक कैरेक्टर मैंने स्टार्टिंग में भी समझाया था, अब भी थोड़ा समझा रहा हूँ कि डाउन द ग्रुप चलने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। तो ऊपर वाले अगर चीज़ें देखें हम लोग तो ये कैसे नॉन मेटल है ना,
और ये कैसे होते हैं हमारे पास, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब के। तो ये हमारे पास मेटलॉइड्स होते हैं और ये टिपिकली मेटल्स होता है, ये चीज़ आपको मालूम ही है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये इनके ऑक्साइड्स जो होते हैं, इसके ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। ये एम्फोटेरिक का काम करते हैं, इसके दोनों के जो ऑक्साइड्स हैं वो एम्फोटेरिक के काम करेंगे, जबकि बिस्मिथ का जो ऑक्साइड होगा वो कैसा होने वाला है, बेसिक, ठीक है। ये चीज़ की भी हमें ध्यान रखना है। अब देखो, जैसे मान लो ये यहाँ तक समझ में आ गया आपको, तो ये थे हमारे पास क्या, इसके जनरल प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब इसके थोड़ा कंपाउंड पे आएंगे, नाइट्रोजन वाले चैप्टर के जो ग्रुप 15 के कंपाउंड्स हैं इसमें, जैसे कि अमोनिया, N2 डाई नाइट्रोजन, नाइट्रिक एसिड वगैरह वगैरह। तो डिस्कस करते हैं एक एक करके। ये हमारे पास इसकी जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं वो हो गई। नेक्स्ट देखिएगा, जनरल प्रिपरेशन मेथड ऑफ डाई नाइट्रोजन। देखिए, डाई नाइट्रोजन की बात करें तो इसकी कई मेथड होती हैं, लेकिन अगर हम कॉमर्शियली मेथड की बात करें, जनरल प्रिपरेशन मेथड ले रहे हैं यहाँ पर, जनरल प्रिपरेशन मेथड में कॉमर्शियली डाई नाइट्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाई, हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, बाई लिक्वेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बाई लिक्वेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होता होगा वो किसके साथ होता है? सबसे पहले तो एक आध बार बच्चे को ये दिमाग में चला होगा कि ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। देखिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब होता है कि जब कोई दो एलिमेंट्स हैं, या ऑर्गेनिक में भी होता है कि जब कोई दो कंपाउंड हैं जिनके बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है वो कम आ रहा है, नियरली 10 to 15 जा रहा है या लगभग 8-10 इस तरीके से आ रहा है, तो वहाँ पर हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। अब जैसे मान लीजिए, अब यहाँ पर जो डाई नाइट्रोजन है उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लमसम इतना केल्विन में होता है, ठीक है, मतलब सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट जो इसका है ये इतना होता है, जबकि ऑक्सीजन का 90 केल्विन होता है। अब मान लीजिए मैं किसी बच्चे से पूछूं कि इसमें से जल्दी लीव कौन हो जाएगा, ठीक है, ये तो ऑक्सीजन के साथ कर रहे हैं हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी लीव हो जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो बाद में बचा रहेगा। तो फर्स्ट वाली मेथड कौन सी है हमारे पास, कॉमर्शियली इसको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, इस तरीके से। देखिए, सेकंड वाली मेथड क्या है हमारे पास, जैसे एक हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है, एक सोडियम नाइट्राइट है, दिस इज द अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइट को जब हम लोग हीट करते हैं तो नाइट्रोजन बनता है, ठीक है। अब इसका क्या है, थोड़ा सा ऐसा देख लेते हैं कि इसमें 2 स्टेप्स रहता होगा। कैसे पता लगा हमें, क्योंकि डायरेक्ट नहीं टूट रहा है ये, तो इसमें 2 स्टेप्स रिएक्शन होती होगी। जैसे मान लीजिए फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि इसको प्लस माइनस को कर लीजिए आप लोग, प्लस माइनस, तो यहाँ पर सबसे पहली जो स्टेप्स रहती होगी वो अमोनियम नाइट्रेट के हिसाब से प्लस सोडियम क्लोराइड होता होगा। अब ये फर्दर जो है इसको हीट करने पे ये N और ये N तो N2 हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ पर ये 4 है, ये 2 है, तो 2H2O आ गया, प्लस क्या हो गया, ये वाला हो गया। अगर आप इसको 1 टाइम करना चाह रहे हो तो N2 प्लस में NaCl प्लस में ट्वाइस ऑफ H2O होगा, ठीक है। इस तरीके से हमें ध्यान रखना। तो सेकंड वाली मेथड कौन सी हो गई हमारे पास, प्रिपरेशन मेथड अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट से। अब देखिए, अगर हम बात करें थर्ड वाली इसकी प्रिपरेशन मेथड की, तो थर्ड वाली होगी
इसमें जैसे मान लो अगर हम बात करें प्योर डाई नाइट्रोजन के लिए, किसके लिए बात करनी है हमें? प्योर डाई नाइट्रोजन ऑब्टेन करनी है। तो प्योर डाई नाइट्रोजन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सोडियम एजाइड या बेरियम एजाइड को थर्मली हीट करेंगे, है ना। तो जैसे मान लीजिए बेरियम एजाइड है, बेरियम एजाइड को हमने हीट किया, सोडियम भी ले सकते हैं, ध्यान रखना सोडियम एजाइड या बेरियम एजाइड का यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या बनेगा हमारे पास? N2। ये जो थ्राइस है वो यहाँ लग जाएगा, बाकी मेटल अलग निकल जाएगा। इसी तरीके से हम लोग सोडियम एजाइड का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। नोट कर लिया आपने? अच्छा, देखो यहाँ पे सोडियम एजाइड का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारे पास कितनी प्रिपरेशन मेथड हो गई? 3 हो गई। नंबर 1 कौन सी है? नंबर 1 है कॉमर्शियली, जो जनरली यूज़ होती है इंडस्ट्री में। नंबर 2 वाली कौन सी है हमारे पास? उसको हीट करना, किसको? अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्राइड को। 3rd वाली कौन सी आ गई हमारे पास? सोडियम एजाइड या बेरियम एजाइड को हीट करेंगे तो हमारे पास डाई नाइट्रोजन मिलती है गैस। अब देखिए बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं बताओ इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए अगर आपने प्रॉपर्टीज़ नहीं समझी तो उसमें थोड़ा सा ये हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन उनसे बन जाता है। प्रॉपर्टीज़ में ध्यान रखिएगा, इट्स कलरलेस, odorless and tasteless non-toxic gas। ठीक है, इट इज कलरलेस, odorless, tasteless। इसका कोई अगर चखने लग गए तो टेस्टलेस होगी, कोई टेस्ट नहीं होगा, ठीक है, कोई कलर नहीं होगा किसी भी तरीके का। और ये पता होना बहुत जरूरी है। कई बार जब क्वेश्चन आ जाता है टॉक्सिक होगी नहीं होगी, अब डाई नाइट्रोजन तो पढ़ रखा है लेकिन ये टॉक्सिक होगी नहीं होगी ये पता नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि टॉक्सिक है या नहीं है। मतलब डेली तो खाते ही हो, खाते तो नहीं हो डाई नाइट्रोजन को, लेकिन वो चिप्स रखते हो, चिप्स, तो चिप्स में मान लीजिए 5 रुपये की चिप्स है, इतना बड़ा कर देता है वो, तो जो इतना बड़ा कर देता है वो उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, मानी चलो तुम भी खुश हम भी खुश। तो ये ध्यान रखना है कि वो नॉन टॉक्सिक होती है। अब दूसरा वाला ये है इसका, इट्स लेस सॉल्युबल इन वाटर। क्यों, ऐसा क्यों होगा? लेस सॉल्युबल इन वाटर, रीजन इसका ये है कि नॉन पोलर है। आप जानते ही हो वाटर कैसा होता है, पोलर होता है, तो इट इज़ लेस सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट इसका क्या देखना है हमें, इसके जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो भी कम होते हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। अगर मान लीजिए हम लोग बात करें रूम टेम्परेचर पे कैसी होती है डाई नाइट्रोजन, तो रूम टेम्परेचर पे तो वो इनर्ट होगा। डाई नाइट्रोजन कैसी होती है? केमिकली इनर्ट। ऐसा क्यों होता है? केमिकल इनर्ट क्यों होती है? क्योंकि इट एग्जिस्ट इन ट्रिपल बॉन्ड। जब ट्रिपल बॉन्ड में होगा तो रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पर ये इनर्ट होगा। मान लीजिए मैं किसी बच्चे से पूछता हूं ऑन राइजिंग द टेम्परेचर, ऑन राइजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को राइज करने पर बताइए इसकी रिएक्टिविटी में क्या फर्क पड़ेगा। कौन बच्चा बताएगा इसकी रिएक्टिविटी में क्या फर्क पड़ेगा ऑन राइजिंग द टेम्परेचर? तो देखिए क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेंगे वैसे वैसे बॉन्ड टूटने लगेंगे। अब जैसे बॉन्ड टूटने लगेंगे वैसे इसकी रिएक्टिव होता जाएगा। अभी तो क्या है, इनर्ट है चुपचाप, लेकिन जैसे जैसे इसके बॉन्ड टूटेंगे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, केमिकली इनर्ट ना हो करके रिएक्टिव होना शुरू कर देगा या एक्टिव होना शुरू कर देगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है ऑन राइजिंग द टेम्परेचर। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो देखो अभी हम लोग प्रॉपर्टीज पर ही चल रहे हैं।
प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन। तो डाइनाइट्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज देखी जाए तो ये होता क्या है, ये मेटल से रिएक्ट करके कौन बच्चा बताएगा, आयोनिक कंपाउंड बनाएगा या कोवलेंट बनाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूँ, ये लिथियम है, लिथियम से इसने रिएक्ट किया और यहाँ पर लिथियम नाइट्राइड बन गया, ठीक है। अब आप चाह रहे हो कि सर बैलेंस करना, तो भाई देखो ऐसा है, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर लिया करो थोड़ा सा, ठीक है। अब हो गया, चलो मान लेते हैं हो गया बैलेंस, हो ही गया। अब ये बताओ कि वो कौन सा बना, जो लिथियम नाइट्राइड बना वो कौन सा है, कोवलेंट है या आयोनिक है। तो अगर हमारे पास इसकी हम रिएक्शन कराएंगे नाइट्रोजन की, हाँ देखो नाइट्रोजन की रिएक्शन हमने इससे कराई तो ये कैसे बने, कोवलेंट या आयोनिक। ये अभी आयोनिक नाइट्राइड बनेंगे, आयोनिक नाइट्राइड। लेकिन मान लीजिए अगर हम इसकी रिएक्शन नॉन मेटल से कराते हैं, किससे, मेटल से इन्होंने रिएक्शन की, मेटल से रिएक्शन करके ये जो नाइट्राइड बन रहे हैं वो आयोनिक नाइट्राइड होंगे। लेकिन अगर हम नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे इनको तो कैसे बनेंगे वो नाइट्राइड, कोवलेंट नाइट्राइड बनेंगे, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। अब देखिए इनकी हम रिएक्शन की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर N2 + थ्राइस H2 ट्वाइस NH3 अमोनिया, ठीक है। यहाँ पर ये हैबर प्रोसेस है, मॉलिब्डेनम एज अ कैटलिस्ट प्रोमोटर काम करता है। अगर मैं किसी बच्चे से पूछ लूँ बताइए कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, तो आप लोग क्या कहोगे, ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, कौन बच्चा बताएगा। ये एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी, बताओ। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन ऑलमोस्ट 99% केसेस में एक्सोथर्मिक होती है। हमें क्या लगता है अच्छा इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो एंडोथर्मिक होगी, नहीं, इसमें क्या होता है कि जब रिएक्शन होती है तो ये एक्सोथर्मिक होगी, यानी डेल H एंथैल्पी नेगेटिव होगी, उस केस में हम लोग क्या कहेंगे, दैट विल बी द एक्सोथर्मिक इन नेचर। लेकिन अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन जो है ऑक्सीजन के साथ चल रही है, तो कौन सी रिएक्शन होगी बताओ, एंडो या एक्सो। मान लीजिए ये NO बना, तो ये रिएक्शन कौन सी होने वाली है, एंडो या एक्सो। तो देखो क्या है कि जितने बार भी लॉज दिए गए, गैसियस लॉज बन गए, पूरी स्टेट्स ऑफ मैटर बन गई, सॉलिड स्टेट का थर्ड पार्ट बन गया, स्टेट्स ऑफ मैटर बन गया, जितने लॉज दिए गए वो नियरली आइडियल गैस को ध्यान में रखते हुए दिए गए। और जबकि आइडियल गैस तो कोई नहीं होती आपको मालूम है, लेकिन लगभग जो एक्ट करती है आइडियल गैस की तरह वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। यहाँ पर इस रूम में भी बहुत सारी ऑक्सीजन फ्लो कर रही है, बहुत सारी नाइट्रोजन फ्लो कर रही है, लेकिन एक दूसरे को मतलब नहीं है, क्योंकि आइडियल तो वही है। मान लीजिए कि कोई रिएक्शन हो रहा है, अगर किसी ने रिएक्शन कर दिया, ठीक है, तो यानी कि कोई एसोसिएशन हो गया या डिसोसिएशन हो गया, तो वो किस बात की आइडियल, वो तो नहीं मानी जाएगी। लेकिन यहाँ तो देखिए ये आइडियल कंडीशन फॉलो हो रही है, यानी कि ये नियरली आइडियल गैस जो कंडीशन आती है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही होती हैं। अब क्या होता है कि जैसे नाइट्रोजन रिएक्शन नहीं करना चाहती ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन भी नाइट्रोजन से रिएक्शन नहीं करना चाहते, उस केस में हम जबरदस्ती करना चाहते हैं इनकी रिएक्शन को, तो हमें हीट देनी पड़ेगी। और देनी पड़ेगी तो आप खुद से देख लो, ये इतनी वैल्यू होती है किलोजूल पर मोल, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू दिस वन, यानी कि एंडोथर्मिक हो गई। अब एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है। तो ये वाली बात थी हमारे पास किसकी, नाइट्रोजन की। डाइनाइट्रोजन हमारे पास ये केस है। सेकंड थिंग, इसके एप्लीकेशन क्या है। तो देखिए डाइनाइट्रोजन की एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, एक तो ये है कि ये कई सारे नाइट्रोजन के जो फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं
कंपाउंड्स वगैरह होते हैं उसको बनाने में यूज़ की जाती है नाइट्रोजन। एक चीज़ जो सबसे अच्छी है इसमें वो ये है कि फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे आप चिप्स वगैरह खाते हो तो उसमें डाई नाइट्रोजन गैस ही भरी होती है, क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक गैस होती है, ठीक है। और फूड आइटम्स को, बायोलॉजिकल मटेरियल्स हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए काम में लाई जाती है। तो ये सारे एप्लीकेशन है किसके, डाई नाइट्रोजन के, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे पास नाइट्रोजन डन। अब जो इसके इंपॉर्टेंट है, अमोनिया बाद में करेंगे, पहले करते हैं इनके ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स देखिए। देखो ये वाली चीज़ है हमारे पास, थोड़ी सी टेबल है, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें से भी ना क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। जैसे देखा होगा आपने कई सारे कल हम लोग कर रहे थे अभ्यास में ही आया था एक N2O5 को लेकर के कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट तो है ये इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, इस बार लक्ष्य वाले बच्चों का, ठीक है, जो भी बच्चा सुन रहा है या देख रहा है जो भी है, उनका टेस्ट है इस बार संडे को 2 to 5, ठीक है। किस पर, वेबसाइट पे, आप लोग जानते हैं किस तरीके से देना है। दूसरी वाली बात इसमें आएगा क्या, उसके लिए वेबसाइट पे आप जा करके आज थोड़ा सिलेबस देख लें। फिजिक्स का पूरा आ रहा है, केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछूंगा पहले, इनऑर्गेनिक का ही आ रहा है पूरा इनऑर्गेनिक, ठीक है, जितने बार भी चैप्टर हैं। उसके बाद फिजिक्स का पूरा आ रहा है, इसके इतना, बायोलॉजी का कुछ चैप्टर उन्होंने रखे हैं सर ने। तो उसके बाद जब आप ये कर लोगे तो फिर एक दो बार बाद पूरे सिलेबस कर लेंगे, ठीक है। अभी मेरा ये था कि चलो पहले इस वीक आप इनऑर्गेनिक कर लो, तो अभी आपके पास थोड़ा टाइम है, कल का पूरा रिवाइज कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो, जैसे अगर हम लोग नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की बात करें तो इसके स्टेबल ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कि N2O, ठीक है। N2O लाफिंग गैस होती है, इसको हम नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर इसका नाम होता है नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड, ठीक है। दो नामों से जानते हैं, या तो नाइट्रस गैस, लाफिंग गैस होती है। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है इसके, इसमें +1। प्रिपरेशन मेथड कैसे होगी इसकी, इसे मान लीजिए अमोनियम नाइट्रेट को जब हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, N2O + H2O, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस नहीं किए गए हैं, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर हम बात करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा, ये कलरलेस होगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे कलरलेस, ठीक है। और न्यूट्रल, कैसा ऑक्साइड है ये, ना एसिडिक है ना बेसिक है, न्यूट्रल ऑक्साइड है, कलरलेस न्यूट्रल ऑक्साइड। अब देखिए दूसरा वाला, अगर हम सेकंड बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की, सॉरी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसको और बोलते हैं हम लोग नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अब ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का एक दूसरा नाम भी होता है, बताओ क्या होता है, इसके ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है, नाइट्रोजन सेकंड ऑक्साइड, ये हो गया। अब ये बनता कैसे होगा, तो देखो बनने के लिए इसमें क्या करते हैं हम, FeSO4
प्लस NaNO2 प्लस H2SO4 गिव NO। पहले तो जो मेन प्रोडक्ट है वो बना लो जो आपको चाहिए, ये बन गया, प्लस साइड में चलाते रहो NaHSO4 प्लस ये यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये +3 में चले जाने वाला है, ये +3 में चला गया। नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस नहीं किए यहाँ। ये आयरन का अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे, बताओ आयरन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। इस केस में आयरन कैसा है हमारे पास, +3 ऑक्सीडेशन नंबर में। एक चीज और, जैसे अब इसका नेचर कैसा होगा, प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाती हैं कई बार। आजकल तो बहुत, जितने बार भी अभ्यास टेस्ट पड़े हुए हैं उसमें बहुत पूछा जा रहा है ये कैसा होगा। तो ये भी सेम अबव होगा, कलरलेस एंड न्यूट्रल ऑक्साइड है, ठीक है, कलरलेस एंड न्यूट्रल ऑक्साइड होगा। यहां तक आपको समझ में आ गया। थर्ड वाला करते हैं। अच्छा, तीसरा वाला कौन सा आया बताओ हमारे पास, N2O3। अब देखो N2O3 की अगर हम बात करें तो इसकी अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कितना आएगा, इसको 2x मान लो, जिसकी निकाल रहे हैं हम लोग उसको हमें 2x, मतलब इसका निकालना है तो 2x + 3 - 2 = 0। 3 2 जा 6 हो गया, 6 में से 6/2 कितना हो गया, +3। अभी हमने +2 के केस कर लिए थे। अब हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी होने वाली है, +3, ठीक है। अब इसकी प्रिपरेशन मेथड देखेंगे तो बिल्कुल ध्यान होना चाहिए आपको, NO + N2O4 गिव्स N2O3। साइड प्रोडक्ट नहीं बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स मैंने बैलेंस नहीं कर रखे। अच्छा बताइए आप लोग प्रॉपर्टीज इसके बारे में कितना जानते हो, ये कैसे होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है या गैस होता है, और क्या कुछ कलर वगैरह होता है इसका। तो देखिए हम क्या कहेंगे, ये ब्लू कलर सॉलिड होता है, पहली चीज, ठीक है, सॉलिड, और एसिडिक होता है, ब्लू कलर सॉलिड एंड देन एसिडिक, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगला वाला है हमारे पास NO2। अच्छा, इसको मैं क्या बोलूँगा वो तो मैंने बताया नहीं, इसको मैं ज़रूर बताऊँगा क्या बोलते हैं हम इसको, क्योंकि एक्चुअली में है क्या है, थोड़ा आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो NCERT की एक एक लाइन पढ़नी है, तो इसी वजह से इसको बोलेंगे डाई नाइट्रोजन थर्ड ऑक्साइड, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास क्या आया, NO2। NO2 की अगर बात करें तो बताओ NO2 कैसे बनेगा। NO2 को पहले तो नाम ही बोल देते हैं, इसका नाम क्या होगा, नाइट्रोजन फोर्थ ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रोजन फोर्थ ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होने वाली है यहाँ पे, +4। अब +4 हो गई। बताओ कौन बच्चा बता रहा है प्रिपरेशन मेथड क्या होती है इसकी। तो प्रिपरेशन मेथड ये है कि N2O4 को, अच्छा सॉरी, इसके केस में प्रिपरेशन मेथड जाएंगे तो लेड नाइट्रेट को लेना है, ठीक है। लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो हमारे पास, दिस इज द लेड नाइट्रेट, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, NO2 प्लस लिथार्ज, ठीक है, प्लस O2। ये लिथार्ज जानते हो, PbO, एक होता है रेड लेड, एक होता है लिथार्ज, तो ये हमारे पास लिथार्ज बनेगा। ये सारी चीज़ें, तो लेड नाइट्रेट को हीट करने पे बना हमारे पास NO2। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होगी इसकी, बताओ कैसा होता है ये, ब्राउन कलर की गैस होती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ ऐसा कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड है जो गैस फॉर्म में होता है। तो ऐसा नाइट्रोजन का एक ही ऑक्साइड है, वो गैस में, कलर है ब्राउन,
लेकिन कैसा नेचर में है, गैस। इसका कलर है ब्लू, लेकिन कैसे नेचर में है, सॉलिड। ये चीज आपको ध्यान रखनी, नेचर का भी ध्यान रखना है। अब आया हमारे पास N2O4। अब N2O4 की अगर हम बात करें तो क्या बोला जाएगा, ये डाई नाइट्रोजन फोर्थ ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन फोर्थ ऑक्साइड। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई यहाँ पे, इसकी भी +4 है। तो ये बनता कैसे होगा, देखो NO2 को जब कूल करते हैं हम लोग तो N2O4 बनता है, इसको जब हीट करते हैं तो ये बनता है। अब एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है इस NO2 के बारे में, क्योंकि NO2 क्या है कि ये डाइमर बनाता है। डाइमर क्यों बनाता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचता है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे नाइट्रोजन के 5 होते हैं ना इस तरीके से, तो इसने तो शेयरिंग कर ली ऑक्सीजन के साथ, लेकिन यहाँ पर ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने की वजह से ये डाइमर फॉर्म करता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले नाइट्रोजन पे चला जाएगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, इसको यहाँ ऐसे समझ सकते हो। आगे मैं स्ट्रक्चर भी बनवाने वाला हूँ। तो अब ये इस फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू NO2 वाली फॉर्म से। अब NO2 में पैरामैग्नेटिक नेचर है। क्यों पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, जिसकी वजह से ये कैसा शो करता है, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। अच्छा, ये इस फॉर्म में स्टेबल होगा, इसको क्या बोलते हैं, डाइमर का बनना। तो बताओ यहाँ पर इसका नेचर ध्यान दीजिएगा, बाकी सारे कलरलेस होते हैं 2 को छोड़ करके। कौन कौन से हैं वो 2, एक तो ब्लू कलर का, लेकिन वो कैसा है, सॉलिड। जो गैस बनेगी ब्राउन कलर की, कौन सा होगा, NO2। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसका ध्यान रखिएगा, ये कलरलेस है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये लिक्विड फॉर्म में भी होता है और लिक्विड के साथ साथ सॉलिड में भी होता है। ये कलरलेस लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। अब मैं एसिडिक की बात करूं तो ध्यान रखिएगा, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 से ज़्यादा चली जाए वो तो लगभग एसिडिक ही है। तो ऊपर वाला भी एसिडिक है और नीचे वाला भी एसिडिक है, और इसके ऊपर वाला भी एसिडिक था। थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान रखिएगा मेडिकल और IIT JEE के मेंस के लिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, एक बचा हमारे पास N2O5। देखो N2O5 की अगर हम बात करें तो इसकी डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, क्या बोलेंगे इसको, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, ठीक है। और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई, 5 होगी, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +5। मान लीजिए अगर हम इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो हमारे पास प्रिपरेशन कैसे होती है, जैसे ये P4O10 है प्लस नाइट्रिक एसिड से हमने ट्रीट कराया, तो हमारे पास HPO3 प्लस क्या बनेगा, N2O5। अब इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, ये कलरलेस सॉलिड होता है एंड लिक्विड नहीं होता। कल हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, शायद आपको ध्यान हो, कलरलेस लिक्विड होता है और एसिडिक होता है। सारे बच्चे जानते हैं एसिडिक होगा तो कोवेलेंट होगा, तो कोवेलेंट भी होता है, ठीक है, आयोनिक नहीं होता है। बेसिक जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, वो आयोनिक होगा। अच्छा, तो ये थे हमारे पास केस किसके, देखो हमने डाइनाइट्रोजन कर ली और नाइट्रोजन के ऑक्साइड कर लिए। अब थोड़ा सा मैं इसको स्ट्रक्चर वाइज और आपको थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ, वो और एक बार कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या है। देखो आप भी एक बार ड्रॉ करो, देखते हैं आपकी सही है क्या स्ट्रक्चर। इनके सबके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो एक बार, करके देखो एक बार, क्या आपके सारी स्ट्रक्चर सही हैं क्या। कर लो एक बार ड्रॉ, फिर देखते हैं। मैं भी करके बता रहा हूं,
पेन पेंसिल लेकर के जरूर बैठा करो, जिससे क्या होगा कि जो भी मैंने क्वेश्चन दिया भले ही गलत है सही है उस बात की तो परवाही मत करो, फिक्र मत करो कि गलत है सही है, पहले ये कोशिश करो कि हाँ हो रहा है नहीं हो रहा है, कर तो रहे हो ना, वो जरूर होना चाहिए। करो एक बार, आपको 2 मिनट देता हूँ फिर मैं करता हूँ। जतिन पाल, बिल्कुल सही है जतिन, करके देखो एक बार। करके देखो, सारे बच्चों का थोड़ा और करेंगे सही, लेकिन पहले आए तो सही, एक बार बच्चों को तो मालूम पड़े कि हाँ भाई ठीक है। फिर तो क्वेश्चन दिया करूँगा आपको कि भाई इतने क्वेश्चन करके रखो उसको डेली, तब आप लोग थोड़ा कर पाओगे। अभी क्या है ना, मैं भी एक रिदम में, इस वाले रिदम में नहीं आया हूँ, वैसे तो रिदम में है केमिस्ट्री वगैरह में, अभी एक आध थोड़ा सा कुछ और टाइम लगेगा बस, हल्का सा, इसमें नहीं, पढ़ाने में नहीं, प्रॉब्लम आप समझ ही रहे हो, कभी नेट कभी कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं। अगर हम डायरेक्ट सोचेंगे नहीं परफेक्शन होके ही आएंगे तो उसमें थोड़ा मज़ा नहीं आता। अभी थोड़ा इम्परफेक्ट रहते हैं, क्या दिक्कत है, केमिस्ट्री तो है ही है ना अपने साथ, सब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। बाकी ये तो जानते ही हो आप लोग, सारी चीज़ें सही होने लग जाएं फिर सही नहीं है ना काम, फिर तो ज़्यादा बड़े बन जाएंगे वो अभी नहीं बनना, थोड़ा और मेहनत करनी है। इधर देखो, अब चलो आप लोगों ने किए ये वाले, पेन पेंसिल लेकर के जरूर बैठा करो। चलो देखो एक बार चेक कर लेते हैं, इनकी RS बनती है। एक और चीज़ मैं आपको लुईस स्ट्रक्चर और बनाना सिखाऊंगा एक दिन, जिससे आप डॉट में क्रॉस में ये फर्क कर पाओ कि कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलो देखो इसका बना लेते हैं। ये एक लॉन पेयर इस पे रहेगा, ये इसकी होगी स्ट्रक्चर, और इसको अगर हम लोग देखें N2O4 को इस तरीके से। एक चीज़ और जो आपको इसमें समझनी है वो ये समझनी है, जैसे मान लीजिए मैंने कहीं ऐसा लिख दिया, NCERT में ऐसा लिखा मिल गया आपको, तो आज की डेट में क्या है, जो ये डबल बॉन्ड देख रहे हो ना आप लोग, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं ऐसे करके। अब ये इसकी सिस फॉर्म भी मानी जा सकती है। अगर मान लीजिए एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर बना के दे दे तो वो ट्रांसफॉर्म भी मानी जाएगी। ये इसकी है स्ट्रक्चर है ना, ये इसमें एनहाइड्राइड होता है इस तरीके से, ठीक है। ये वाला जो आप देख रहे हो वो एनहाइड्राइड लिंकेज है या एनहाइड्राइड बॉन्ड है। देखिए इसकी अगर हम करें बात इस तरीके से, इसमें एक बॉन्ड लगेगा, ये RS टाइप की बनती है ना, ये लगा दीजिए, या फिर इसकी RS जब से मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इसकी इस तरीके से, ठीक है। ये भी RS है, ये भी स्ट्रक्चर है। लुईस का एक दिन टॉपिक कवर कर लेंगे हम लोग, NO का तो आप जानते हैं। ठीक है, NO2 का हल्की सी बेंट आएगी स्ट्रक्चर, क्योंकि लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स रहता है ना। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास। हाँ, बना करके देखी एक बार सारे बच्चों ने, सही है सारी, तो चलो फिर तो इसका मतलब सही चल रही है आपकी पढ़ाई, ठीक है। हाँ, बना लिए सारे बच्चों ने। चलो एक दो क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, करने हैं। मान लीजिए एक दो क्वेश्चन करा रहा हूं पहले, ठीक है, फिर बात करते हैं।
इसमें से, इन तीनों में से एस बॉन्ड किस में पाया जाएगा? चलो बताओ। थोड़ा सा जब तक क्वेश्चन नहीं आते थ्योरी में आप थोड़ा सा इंटरेस्ट कम दिखाते हो, ठीक है? तो अब मैंने ये देखा है कि थ्योरी के साथ आपको क्वेश्चन जरूर दूंगा। चलो बताओ, अब आपको ये बताना है इनमें से एस बॉन्ड किस में पाया जाएगा? बताओ। ये क्वेश्चन आपके लिए ही है। कोई बच्चा बता रहा है? अरे दिव्यांश, आज लेट क्यों आए हो भाई? डेली 9 o'clock आ जाया करो। मैं तो पूरे एफर्ट्स करता हूँ, 2-3 दिन में ये सही हो जाएगा। जो नेटवर्क का इशू है, आज भी बुलाया था, आया नहीं वो भाई। ऐसे ही चलता है। हम तो बहुत कोशिश करते हैं कि काफ़ी चीज़ें सही चलें, लेकिन बारिश वगैरह का मौसम है तो वो चलता रहता है ना। और भी मैं क्वेश्चन डालने वाला हूँ कल से इसमें, क्योंकि आप लोग अभी तभी थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाओगे तब मैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डालूंगा, है ना। कई बार लगता होगा आपको कि अच्छा ये तो पढ़ रखा है। चलो भाई बताओ, जल्दी से बताओ, इसमें एस बॉन्ड किस में पाया जाएगा? फटाफट। इसके ऑप्शन दे रखे हैं मैंने 1 2 3 4। कोई बच्चा बता रहा है? हाँ कोई बात नहीं है। अब नेक्स्ट में ना कल से, इसीलिए मैंने भी देखा कि कुछ बच्चों को थोड़ा सा ऐसे ही मालूम नहीं पड़ा है, 1-2 दिन में सही हो जाएंगी चीज़ें, तो करते हैं कल भी। क्योंकि आज सुबह क्लास नहीं हुई थी, इसलिए मैं कल अभ्यास की क्लास लेने वाला हूँ सुबह, जो NTA के क्वेश्चन है, ठीक है। 20 क्वेश्चन पर डे। तो खुद से देखो, एक वीक में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब मान लीजिए 5 डेज भी क्लास लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं। 100 क्वेश्चन तो पर वीक करेंगे, तो उसकी चलती रहेंगी। यहाँ पे जो बच्चा टॉपिक बताएगा, जैसे P ब्लॉक है, अभी जल्दी करने वाले हैं, बस थोड़ा सा आज 1-2 बच्चों को और रूटीन में नहीं मालूम पड़ा होगा, तो कल से और स्पीड पकड़ जाएंगे। कल इवनिंग की नहीं होगी, मॉर्निंग की क्लास होगी, है ना। मंडे टू फ्राइडे क्लास लेते रहेंगे, और बाकी आप संडे को, क्योंकि संडे को मैं ऐसा चाह रहा हूँ आप लोगों से कि थोड़ा जितना वीक का पहले एक टारगेट दे दिया करूँगा कि ये, जैसे मैंने इस बार आपको दे रखा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट वीक का जो अभी से बता देता हूँ आपको, पूरा ऑर्गेनिक लूँगा, पूरा जितना बार भी ऑर्गेनिक है ढंग से कर लो जितना हो सके, ठीक है। नेमिंग रिएक्शन प्लस रिएजेंट पे फोकस दो। और मेडिकल वाले बच्चे IIT की बुक सब कर डालो, JEE के क्वेश्चन पेपर लगा डालो। और जो JEE वाला बच्चा है एक भी, वो मेडिकल की बुक पकड़ो, 32 ईयर्स केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों लगा डालो, ठीक है। अभी किसी ने बताया नहीं बताया ये एस बॉन्ड ऑप्शन 3? अच्छा बिल्कुल सही है। देखो इसमें अगर हम स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो आप ये देखो कितने हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाएंगे। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाएंगे। इसमें सेंट्रल एटम कौन सा होने वाला है हमारे पास? S। तो जो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए वो तो आप ऐसे लिख दो। अब कितने बचे अपने पास? 2 ऑक्सीजन बचे। और आप लोग जानते हो ऑक्सीजन कैसा होता है? डाइवेलेंट। तो यहाँ पर ये लगा दीजिए, ठीक है। अब देखो ये आ गया, तो ये H2SO4 की स्ट्रक्चर हो गई। अब इसमें कितने हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जा सकते हैं? 2, क्योंकि हाइड्रोजन तो ज़्यादा है ही नहीं, तो लाएंगे कहाँ से? अब यहाँ पे पहले आप ये देखिए कि SS बॉन्ड बनाने की कोशिश करिए। अब यहाँ पर OH ले लीजिए 2, हमारे पास कितने बचे? ऑक्सीजन करिए, तो यहाँ देखेंगे अभी ये ऑक्सीजन जो हो रहे हैं वो 6 हो रहे हैं, तो एक क्या करिए इसमें एंटर करा दीजिए, तो ये बन गया हमारे पास दिस वन। तो ये तो SOS बॉन्ड हो गया। अब अगर हम इसकी बात करें तो देखो वही था अभी वाला, इसमें जो है SS बॉन्ड पाए जाएंगे। इसमें तो SOS, उसमें SS। इसमें पेरोक्साइड लिंकेज पाई जाएगी लाइक दिस। पेरोक्साइड का मतलब O का लिंकेज होना।
ये इस तरीके से, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और इसी में, मार्शल एसिड किसको बोलते हैं इसमें, चलो बताओ मार्शल एसिड किसको बोलेंगे। बिल्कुल सही है, ऑप्शन 3 होगा। अब ये बताना है आपको इसमें मार्शल एसिड किसको बोलेंगे इसके केस में। कौन बच्चा बता रहा है? दोबारा लिख देता हूं इसको, मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे वो भी लिख देता हूं कहीं, ठीक है। यहां लिख देता हूं मार्शल एसिड, इनमें से कौन सा होगा बताओ तो एक बार। 3, हाँ ये पहले वाला क्वेश्चन का आंसर होगा शायद, है ना। हाँ भाई दिव्यांश, मार्शल एसिड कौन सा होगा? ये H2 7 नहीं है भाई, 7 नहीं है। मार्शल एसिड कौन सा होगा इसमें से, कौन बच्चा बता रहा है? अभी आंसर नहीं आए भाई। कल से आप लोगों से क्वेश्चन बहुत सारे लाऊंगा, लगभग 10 क्वेश्चन तो शाम को कराया करूंगा उन पी व्लॉग के, ताकि थोड़ा सा एक इंटरेस्ट डेवलप हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना भाई, इंटरेस्ट तो डेवलप करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मार्शल एसिड कौन सा हो गया, किसी बच्चे का सही जा रहा है? अभी सही जा रहा है, साक्षी का सही चला गया, बिल्कुल सही है। मार्शल एसिड कौन सा होने वाला है हमारे पास? ये वाला, दिस इज द मार्शल एसिड। अच्छा कौन बच्चा बताएगा? ये चारों ऑप्शन है, एक में ऑप्शन और लिख देता हूं। अब इनमें बताइएगा, ये 5वां ऑप्शन हो गया, इनमें आपको कैरो एसिड बताना है। कैरो एसिड, जैसे मान लो अगर मैं किसी बच्चे से पूछता हूं इसी में कैरो एसिड कौन सा है, तो कौन बच्चा बताने वाला है कि इन 5 में से कैरो एसिड कौन सा होगा? कैरो एसिड बताइए। कोई बच्चा आंसर दे रहा है? इन 5 में से कैरो एसिड कौन सा होगा? अभी आंसर नहीं आया भाई। इन 5 में से कैरो एसिड कौन सा होने वाला है? फिफ्थ वाला, बिल्कुल सही है तनिष्का का, फिफ्थ वाला सही होगा, ठीक है। तो इसमें फिफ्थ वाला होगा कैरो एसिड, ठीक है। मार्शल एसिड उसको बोलते हैं, कैरो एसिड इसको बोलते हैं, और इसमें जो पेरोक्साइड वाली लिंकेज है ये वाली, वो किस में पाई जाती है? मार्शल एसिड में पाई जाती है, ठीक है। तो जैसे हम हाइड्रोजन वाला अगर आप चैप्टर देखेंगे तो इससे क्या बनता है हमारे पास? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्योंकि उसमें पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होती है, ठीक है। जबकि इसमें तो केवल O ही है, उसमें OO लिंकेज प्रेजेंट है, ठीक है। तो आज अभी यहीं तक करते हैं, कल मिलेंगे फिर। कल का मतलब मॉर्निंग में, इवनिंग क्लास नहीं होगी। सैटरडे संडे थोड़ा सा फ्री रहना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से आपको अच्छे क्वेश्चंस ले पाएँ और भी अच्छे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बना के डाल पाएँ, ठीक है। और संडे को इस बार टेस्ट है, सारे बच्चे देना। और कोई बच्चा कहे सर मुझे तो मालूम ही नहीं है कैसा है क्या नहीं है, तो देखो यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब पे मैंने एक पूरा वीडियो डाल रखा है। पहले अपना रजिस्ट्रेशन करें, रजिस्ट्रेशन के बाद हाँ भाई फ्री हैं। जैसे एक आध बच्चे के दिमाग में अभी तुरंत चला होगा, जैसे मैंने बोला रजिस्ट्रेशन करिए, एक आध बच्चे का दिमाग वहाँ जरूर गया होगा, अच्छा पैसे लेंगे क्या सर? नहीं, पैसे नहीं लेंगे भाई। जो भी आप YBS के स्टूडेंट हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी हो तो भी हो जाओगे, ठीक है। तो आप सबके लिए फ्री है, तो देते रहिए और करते रहिए, और जितने क्वेश्चन हो सकें क्वेश्चन भी भेजते रहिए। मैं तो आपको ऑलरेडी बताता ही रहता हूँ, मेल पे फ़ोन पे कैसे ही भेजो, सॉल्व कर करके आपको देंगे, बस पढ़ते रहो भाई। इस बार जो है कैसे भी करो, इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है, ध्यान रखो। ये नहीं चलेगा कि अच्छा वो तो कोरोना चल रहा था मैं तो पढ़ाई भूल गया, ये वाला जो है ख़त्म। आजकल तो घर पे हो, ना आना ना जाना। मैं तो पहले ही कहता था कि भाई हम जब थे तो बंद हो जाते थे, ठीक है, पढ़ते रहते थे।
तो अब तो आप कंडीशन ही कुछ ऐसी बन गई है कि आप ना चाहते हुए भी बंद रहना ही पड़ेगा, आप बाहर जा ही नहीं सकते। तो फ़ायदा उठाओ फिर क्या है, ठीक है। और अच्छे अच्छे नंबर लेकर के आओ, बाकी करते रहेंगे। कल मिलते हैं आपसे 11 o'clock। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आपने बेशकीमती टाइम दिया अपना। एंड गुड नाइट। ओके, सी यू।